नमस्कार। आज के अखबार आ चुके हैं 11 अक्टूबर 2025 और हम लेकर आए हैं वो विश्लेषण जो यूपीएससी की तैयारी में आपका सबसे बड़ा साथी बनेगा। जी हैं, आप जानते ही हैं डेली न्यूज एनालिसिस कितना जरूरी है। और हम यहाँ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी जैसी जगहों से सबसे काम की चीजें निकालकर एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाते हैं, ताकि आपका टाइम बचे और कुछ भी इम्पोर्टेंट मिस न हो। सेम डे कवरेज जिसे आप कहीं भी सुन सकते हैं। और हाँ, रिवीजन के लिए जरूरी पॉइंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज क्या है खास? आज बात करेंगे कि सरकार कंसल्टेंट्स को कैसे हायर करेगी। इस पर नए नियम आ रहे हैं। काफी जरूरी मुद्दा है ये। खेती किसानी में 2 बड़ी योजनाएं लॉन्च हुई हैं। बैंगलोर का ट्रैफिक जैम और उसका क्या मतलब है। ओह, बैंगलोर का ट्रैफिक, हाँ, इस पर बात करनी ही होगी। काबुल में भारत का दूतावास फिर से खुल रहा है। गाजा में शांति की पहली किरण दिख रही है। और इंडस्ट्रीज के लिए पहली बार बाइंडिंग एमिशन टारगेट्स आए हैं। फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी है। बिल्कुल, और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो पहली खबर राज्य व्यवस्था और शासन से। सरकार सोच रही है कि जो बाहर से एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स हायर किए जाते हैं ना, हाँ, जो बाहरी सलाहकार होते हैं, उनके लिए कॉमन पॉलिसी, एक जैसी नीति बनाई जाए। क्यों भाई? फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब वित्त मंत्रालय ने एक प्रपोजल सर्कुलेट किया है। असल में आजकल सरकार प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म्स पर बहुत डिपेंड करने लगी है, पॉलिसी बनाने से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक में। हाँ, और इससे सवाल उठ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी किसकी? मतलब जवाबदेही, खर्चा कितना हो रहा है? कई सरकारी बाबू की अपनी कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता कम तो नहीं हो रही? बिल्कुल। इसका बैकग्राउंड देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें लीड ले रहा है और नीति आयोग भी अक्सर कंसल्टेंट्स यूज करता है। सिलेबस के लिहाज से ये जीएस पेपर 2 का टॉपिक है। गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। ये कौन होते हैं? बाहरी सलाहकार, मतलब कोई व्यक्ति या फर्म जिसे एक खास नॉलेज के लिए सरकार किसी स्पेसिफिक काम के लिए हायर करती है। बिल्कुल, जैसे पॉलिसी एडवाइस या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। फिर है स्टेट कैपेसिटी, राज्य क्षमता। ये मतलब सरकार की पॉलिसी बनाने, लागू करने, पब्लिक सर्विसेज मैनेज करने की एबिलिटी। इसमें सिविल सर्विस की स्किल्स, नॉलेज सब शामिल है। परफेक्ट। और एक और टर्म है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव। अच्छा, ये वो सिचुएशन है जहां किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल इंटरेस्ट्स हों और एक इंटरेस्ट दूसरे को करप्ट कर सकता है। हाँ, जैसे कोई कंसल्टेंट सरकार को भी एडवाइस दे रहा है और उसी सेक्टर की प्राइवेट कंपनी को भी, तो सलाह में बायस आ सकता है ना। अच्छा, तो प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस प्रपोजल में? कुछ खास बातें नोट करने लायक है। पहला, टेन्योर कैप मतलब कार्यकाल सीमा, एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 3 साल। ओके, सिर्फ 3 साल एक डिपार्टमेंट में? और क्यूमुलेटिव टेन्योर कैप यानी कुल कार्यकाल सीमा, सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स मिलाकर मैक्सिमम 5 साल। अच्छा, कुल 5 साल ही? फिर यूनिफॉर्म पे मतलब समान वेतनमान, स्टैंडर्डाइज्ड रेम्यूनरेशन स्केल्स होंगे। ठीक है, सैलरी भी फिक्स होगी। और न्यूमेरिकल लिमिट यानी संख्या सीमा, डिपार्टमेंट कितने कंसल्टेंट्स हायर कर सकता है उस पर कैप लगेगा। ओके, गिनती पर भी कंट्रोल। और नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। और ये लैटरल एंट्री से अलग है ना? हाँ, ये याद रखना जरूरी है। लैटरल एंट्री में तो प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्ट्स सरकारी हायरार्की का हिस्सा बनते हैं, जैसे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर। कंसल्टेंट्स बाहर से ही एडवाइस देते हैं। अब मेंस के लिए इसकी गहराई समझते हैं। ये जो शैडो ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही थी, अघोषित नौकरशाही। हाँ, कंसल्टेंट्स पर बढ़ती निर्भरता ने एक तरह की पैरेलल ब्यूरोक्रेसी बना दी है। ये लोग पॉलिसी को प्रभावित करते हैं, पर सिविल सर्वेंट्स जैसी डेमोक्रेटिक ओवरसाइट मतलब लोकतांत्रिक निगरानी और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही से बाहर है। इससे तो सरकारी कर्मचारियों की अपनी क्षमता का इस्तेमाल भी नहीं हो पाता होगा। बिल्कुल। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कैपेबिलिटी ऑफ इन हाउस एम्प्लॉइज रिमेन्स ग्रॉसली अंडर यूटिलाइज्ड। ये पॉलिसी टेन्योर और नंबर पर कैप लगाकर डिपार्टमेंट्स को एक तरह से फोर्स करेगी कि वो अपने स्टाफ की ट्रेनिंग और स्किल्स पर इन्वेस्ट करें। ये स्टेट कैपेसिटी और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी मतलब संस्थागत स्मृति को रीबिल्ड करने के लिए जरूरी है। सोचिए, बीएसएनएल ने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी को 132 करोड़ दिए रिवाइवल प्लान के लिए। प्लान फेल हो गया तो बीसीजी की कोई लीगल या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये तो गवर्नेंस डेफिसिट है, शासन में कमी है। सही बात है। और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ेगी इससे? यूनिफॉर्म नॉर्म्स और ट्रांसपेरेंट हायरिंग प्रोसेस से। आर्बिट्ररी अपॉइंटमेंट्स यानी मनमानी नियुक्तियां कम होंगी, पारदर्शिता बढ़ेगी। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मुद्दा, जैसा हमने बात की, अगर कोई फर्म एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को एमिशन नॉर्म्स पर सलाह दे रही है और किसी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री की क्लाइंट भी है, तो सलाह बायस्ड हो सकती है।
यह रेगुलेशंस इसे मैनेज करने का पहला कदम है। तो ये एक्सपर्टीज और पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब विशेषज्ञता और जनहित में संतुलन बनाने की कोशिश है। हाँ, कंसल्टेंट्स एक्सपर्टीज लाते हैं, पर उनकी सलाह सिर्फ टेक्नोक्रेटिक एफिशिएंसी, तकनीकी दक्षता पर फोकस कर सकती है, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण को भूल सकती है। जैसे किसी पीएसयू के रिस्ट्रक्चरिंग की सलाह सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करे, रिमोट एरियाज में सर्विस देने के उसके रोल पर नहीं। इस पॉलिसी का एम इसी बैलेंस को बनाना है। तो इसके इम्प्लीकेशंस, प्रभाव क्या होंगे? शॉर्ट टर्म में प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं क्या? हो सकता है शॉर्ट टर्म में कुछ दिक्कतें आए, मीडियम टर्म में कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस बढ़ेगा, शायद खर्चा भी बचे, और लॉन्ग टर्म में उम्मीद है कि सिविल सर्विस मजबूत होगी। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से हो, कैपेसिटी बिल्डिंग पर सच में फोकस हो, और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स, मतलब जवाबदेही तंत्र बने, जैसे परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो। इसे हम सेकेंड ARC रिपोर्ट और मिशन कर्मयोगी से जोड़कर देख सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब अर्थव्यवस्था की ओर रुख करते हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम ने 11 अक्टूबर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर दिल्ली के पूसा कैंपस से 2 जबरदस्त योजनाएं लॉन्च की हैं। हाँ, कौन सी 2 योजनाएं? पहली पीएम धन धान्य कृषि योजना, और दूसरी मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, मतलब दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन। अरे वाह! कुल मिलाकर 35,440 करोड़, यानी 35,440 करोड़ रुपए का आउटले है। काफी बड़ा अमाउंट है। मकसद क्या है इन योजनाओं का? मकसद, जो जिले खेती में पिछड़ रहे हैं वहां प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाना, दालों में देश को आत्मनिर्भर बनाना, और बीज से बाजार तक पूरी एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन, कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना। वाह! बिल्कुल। ये योजनाएं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, नीति आयोग और पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी से जुड़ी हैं। सिलेबस में GS पेपर 3 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न्स, फार्म सब्सिडीज, MSP, PDS, फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग, ये सब कवर होता है। कुछ की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन। हाँ, एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन का मतलब है खेत से थाली तक का पूरा प्रोसेस। इनपुट सप्लाई, फार्मिंग, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सब कुछ। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण, मतलब एक ही खेत में अलग अलग फसलें उगाना। इससे रिस्क कम होता है, मिट्टी अच्छी रहती है और किसानों की इनकम भी बढ़ सकती है। और MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। MSP ये सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज के लिए दी जाने वाली गारंटीड प्राइस है, ताकि बाजार में दाम गिरने पर उन्हें नुकसान ना हो। एक और टर्म था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। हाँ, ये देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों को तेजी से ट्रांसफॉर्म करने का सरकारी प्रोग्राम है। 2018 में लॉन्च हुआ था। अच्छा, तो प्रीलिम्स पॉइंट्स नोट करें। पीएम धन धान्य कृषि योजना का आउटले, मतलब परिव्यय, कितना है? 24,000 करोड़, 24,000 करोड़ रुपए। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना। टारगेट एरिया, लक्ष्य क्षेत्र? देश भर के 100 आइडेंटिफाइड लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स, 100 जिले। और मॉडल कौन सा है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जैसा नीति आयोग डैशबोर्ड से मॉनिटरिंग होगी। अब आते हैं मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस पर। इसका आउटले कितना है? रुपए 11,440 करोड़, 11,440 करोड़ रुपए। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य? 2030-31 तक दालों में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता हासिल करना। की टारगेट्स क्या हैं 2030-31 तक? एरिया यानी क्षेत्रफल 27.5 से 31 मिलियन हेक्टेयर करना। प्रोडक्शन, उत्पादन 24.2 मिलियन से 35 मिलियन टन करना। 35 मिलियन टन, काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। हाँ, और इसके कंपोनेंट्स यानी घटक क्या है? 1.26 करोड़ क्विंटल्स सर्टिफाइड सीड्स, प्रमाणित बीज डिस्ट्रीब्यूट करना। सब्सिडी के साथ 1,000 प्रोसेसिंग यूनिट्स, प्रसंस्करण इकाइयां इस्टेब्लिश करना। और सबसे महत्वपूर्ण, रजिस्टर्ड किसानों से 100% MSP प्रोक्योरमेंट गारंटी। 100%, ये बहुत बड़ी बात है। नंबर्स रिपीट कर रहा हूं लिसनर्स के लिए। 11,440 करोड़ 2030-31, 31 मिलियन हेक्टेयर्स, 35 मिलियन टन, 1,000 यूनिट्स, 100% MSP। सेंट्रिक थी, यील्ड बढ़ाओ। अब फोकस होलिस्टिक वैल्यू चेन पर है।
उगाओ, बेचो, स्टोर करो, प्रोसेस करो। पल्सेस मिशन का उदाहरण देखिए, सिर्फ बीज नहीं, प्रोसेसिंग यूनिट्स और 100% एमएसपी प्रोक्योरमेंट भी। इससे पोस्ट हार्वेस्ट बॉटलनेक्स, मतलब कटाई के बाद की बाधाएं कम होंगी, जैसे बम्पर फसल के बाद भी दाम न मिलना। एग्जैक्टली ये उसी समस्या का समाधान है। ये डबलिंग फार्मर्स इनकम के गोल को अचीव करने का एक प्रैक्टिकल अटेम्प्ट है। और धन धान्य योजना का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स मॉडल अपनाना। ये टारगेटेड इंटरवेंशन और कन्वर्जेंस मॉडल है। ये स्मार्ट है। वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी इंडिया में काम नहीं करती। लैगर्ड डिस्ट्रिक्ट्स पर रिसोर्सेज कॉन्सेंट्रेट करना और नीति आयोग की रियल टाइम मॉनिटरिंग से तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। दालों पर फोकस का जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। बिल्कुल, लिंकिंग एग्री पॉलिसी विद जियोपॉलिटिकल एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। पल्सेस पर फोकस एक मास्टर स्ट्रोक है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और सबसे बड़ा इंपोर्टर है पल्सेस का। हाँ, हम उगाते भी सबसे ज्यादा हैं, खाते भी सबसे ज्यादा हैं और खरीदते भी सबसे ज्यादा हैं। सोचिए, इंपोर्ट डिपेंडेंस से फॉरेन एक्सचेंज जाता है, ग्लोबल प्राइस वॉलेटिलिटी का रिस्क रहता है। दालों में आत्मनिर्भरता सिर्फ एग्रीकल्चरल गोल नहीं, स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव है, रणनीतिक अनिवार्यता है। इससे फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, ट्रेड डेफिसिट कम होगा और देश में प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन की समस्या एड्रेस होगी। वाह, डोमेस्टिक फार्म पॉलिसी बन गई जियोपॉलिटिकल और पब्लिक हेल्थ टूल। तो इम्प्लीकेशंस क्या होंगे शॉर्ट टर्म में? शॉर्ट टर्म में सीड्स की डिमांड बढ़ेगी, एमएसपी अश्योरेंस से किसान खुश होंगे। मीडियम टर्म में? मीडियम टर्म में 100 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पल्स इंपोर्ट्स कम होंगे, प्रोसेसिंग यूनिट से लोकल ग्रोथ होगा। और लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में इंडिया पल्सेस में सेल्फ सफिशिएंट बन सकता है, फूड सिक्योरिटी बफर मजबूत होगा, मैलन्यूट्रिशन कम होगा। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। हाँ, सक्सेस के लिए लास्ट माइल डिलीवरी जरूरी है। एफपीओज यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूत करना होगा, प्रोसेसिंग यूनिट्स मैनेज करने और एनएसपी प्रोक्योरमेंट के लिए। और हाँ, क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज डेवलप करनी होंगी, क्योंकि दालें ज्यादातर रेन फेड एरियाज में उगती हैं। इसे हम एनएफएसएम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और एआईएफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब जरा शहरों की तरफ चलते हैं। यार, बेंगलुरु का क्या हाल हो गया है? ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि शहर में 1.2 करोड़, मतलब 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। 1.2 करोड़, बाप रे। सोचो, सिर्फ पिछले 1 साल में 7 लाख से ज्यादा नई गाड़ियां सड़कों पर उतरी। अगस्त 2025 में ही करीब 59,000। ये डेटा एक मोबिलिटी सिंपोजियम में शेयर किया गया, बियॉन्ड डीकंजेशन रीडिजाइनिंग अर्बन मोबिलिटी फॉर इंडिया। ये टिपिकल डेवलपमेंट पैराडॉक्स है, विकास विरोधाभास। पैसा तो आ रहा है, शहर बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ 8.5% से ज्यादा है, पर जाम, पोल्यूशन से क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम नीचे। सही कहा। ये सिर्फ बेंगलुरु की कहानी नहीं, इंडिया के कई तेजी से बढ़ते शहरों की कहानी है। सिलेबस के हिसाब से कहाँ फिट होता है ये? जीएस पेपर 1 अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स रेमेडीज और जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉन्सेप्ट्स हैं। अर्बन मोबिलिटी यानी शहरी गतिशीलता, शहर में लोगों का जॉब्स, सर्विसेज एटसेट्रा एक्सेस करने के लिए मूव कर पाना। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, नकारात्मक बाह्यताएं। हाँ, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के हार्मफुल साइड इफेक्ट्स होते हैं जो थर्ड पार्टीज झेलती हैं, जैसे ट्रैफिक कंजेशन, एयर नॉइज पोल्यूशन, प्राइवेट व्हीकल्स की वजह से। और एक और टर्म था सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट, सतत शहरी परिवहन। मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो सेफ, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, एफिशिएंट हो और एनवायरनमेंट और सोसाइटी पर मिनिमम नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एनएमटी को प्रायोरिटी दी जाती है। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए डेटा याद रखना होगा। टोटल व्हीकल्स 1.2 करोड़, टू व्हीलर्स 82 लाख, कार्स 25 लाख, न्यू लास्ट ईयर 7 लाख और 2025 न्यू 59,000। सिंपोजियम का नाम बियॉन्ड डीकंजेशन रीडिजाइनिंग अर्बन मोबिलिटी फॉर इंडिया। हाँ, ये नंबर्स चौंकाने वाले हैं। मेंस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ग्रोथ वर्सेस लिवेबिलिटी डिलेमा है, विकास बनाम जीवन योग्यता की दुविधा। मतलब इकोनॉमिक सक्सेस तो दिख रही है गाड़ियों की संख्या से, पर रहने लायक नहीं बच रहा शहर। बिल्कुल, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ये ग्रोथ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज पैदा करती है। जाम से प्रोडक्टिविटी लॉस, पोल्यूशन से हेल्थ इम्पैक्ट,
लिवेबिलिटी घटती है। ये अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन का टेक्स्ट बुक केस है। और ये प्रिडिक्ट एंड प्रोवाइड मॉडल क्या है जो फेल हो गया? अनुमान और प्रदान मॉडल। सालों से इंडिया में ट्रांसपोर्ट प्लानिंग इसी मॉडल पर चली। फ्यूचर ट्रैफिक प्रिडिक्ट करो और उसके लिए रोड्स फ्लाईओवर्स बनाओ। बेंगलुरु दिखाता है ये फेल हो गया, क्योंकि मोर रोड्स इंड्यूस मोर ट्रैफिक। ज्यादा सड़कें ज्यादा ट्रैफिक लाती हैं। सिंपोजियम का टाइटल बियॉन्ड डीकंजेशन यही दिखाता है कि सोल्यूशन सिर्फ कंजेशन मैनेज करना नहीं, मोबिलिटी को फंडामेंटली रीडिजाइन करना है। तो रास्ता क्या है? नीड फॉर पैराडाइम शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल मोबिलिटी, सतत गतिशीलता की ओर प्रतिमान बदलाव की जरूरत। हाँ, रास्ता है प्राइवेट व्हीकल्स को डिस्करेज करो, सस्टेनेबल मोबिलिटी इकोसिस्टम बनाओ। कैसे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत करो, मेट्रो नेटवर्क बढ़ाओ, मॉडर्न बसेस लाओ, फर्स्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी दो। एनएमटी मतलब नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, पैदल चलने वालों, साइकिलिस्ट के लिए सेफ डेडिकेटेड इंफ्रा बनाओ। ये एनवायरनमेंट के साथ हेल्थ और इक्विटी का भी मामला है। और डिमांड मैनेजमेंट मेजर्स, मांग प्रबंधन उपाय, जैसे कंजेस्शन प्राइसिंग, हायर पार्किंग फीस, लो एमिशन जोन्स जैसी पॉलिसीज लाओ और इंटीग्रेटेड प्लानिंग करो। ट्रांसपोर्ट प्लानिंग को लैंड यूज प्लानिंग से जोड़ो, मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट्स प्रमोट करो ताकि लंबी ट्रैवल की जरूरत कम हो। इम्प्लीकेशंस तो साफ हैं। इकोनॉमिक लॉस, एनवायरमेंटल डैमेज, सोशल स्ट्रेस। हाँ, वे फॉरवर्ड है एक एम्पावर्ड यूएमटीए बनाना जो सभी एजेंसीज बीएमटीसी, बीएमआरसीएल, बीएमपी एक्सेट्रा को कोऑर्डिनेट करे। डेटा ड्रिवन प्लानिंग और पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी भी जरूरी है। इसे नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एनयूटीपी 2006 और स्मार्ट सिटीज मिशन से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। इंटरनेशनल फ्रंट से बड़ी खबर। इंडिया ने अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को अपग्रेड करके फुल फ्लेज्ड एम्बेसी ऑफ इंडिया, भारत का दूतावास बनाने का अनाउंस किया है। ओह अच्छा, ये कब हुआ? ये अनाउंसमेंट ईएएम एस जयशंकर ने तालिबान लेड अफगान एडमिनिस्ट्रेशन के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी की न्यू दिल्ली विजिट के दौरान की। इसके साथ ही 6 नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और 20 एम्बुलेंसेस देने का भी वादा किया है। ये तालिबान के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अ शिफ्ट टुवर्ड्स प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट, यथार्थवादी जुड़ाव कह सकते हैं। बिल्कुल, ये एक सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट है। सिलेबस के हिसाब से कहाँ आता है ये? जीएस पेपर 2, इंडिया एंड नेबरहुड, बायलैटरल रिलेशंस, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ अदर कंट्रीज। की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डी फैक्टो रिकग्निशन, तथ्यात्मक मान्यता। मतलब किसी रिजीम के प्रैक्टिकल कंट्रोल को एक्नॉलेज करना और उससे एंगेज करना बिना फॉर्मल लीगल यानी डी जूरे रिकग्निशन दिए, जैसे भारत का तालिबान के साथ एंगेजमेंट। बिल्कुल। फिर है रियल पॉलिटिक, यथार्थवादी राजनीति। ये फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है जो नेशनल इंटरेस्ट्स, सिक्योरिटी, पावर को आइडियोलॉजी या एथिक्स से ऊपर रखती है। हाँ, और सॉफ्ट पावर, मृदु शक्ति। कोएशन के बजाय अट्रैक्शन और कोऑप्शन से इन्फ्लुएंस करना, कल्चर, पॉलिटिकल वैल्यूज, पॉलिसीज का यूज करके। सही। प्रीलिम्स के लिए टाइमलाइन जरूरी है। अगस्त 2021 में इंडिया ने एम्बेसी बंद की थी, जून 2022 में टेक्निकल टीम भेजी और अब अक्टूबर 11, 2025 को एम्बेसी का स्टेटस अपग्रेड। की अनाउंसमेंट्स याद रखें। एम्बेसी अपग्रेड, 6 न्यू प्रोजेक्ट्स, 20 एम्बुलेंसेस, कंटिन्यूड ह्यूमैनिटेरियन एड, रेसिप्रोकल जेस्चर्स भी हुए। हाँ, पारस्परिक संकेत भी। जयशंकर ने तालिबान की सेंसिटिविटी अप्रिशिएट की इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स पर, और मुताकी ने अश्योर किया कि अफगान सॉइल इंडिया के खिलाफ यूज नहीं होगी। मीन्स के लिए इसका स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन समझना जरूरी है। रियलिज्म ओवर आइडियलिज्म, आदर्शवाद पर यथार्थवाद। बिल्कुल। इंडिया का ये फैसला क्लासिक रियल पॉलिटिक है। इंडिया तालिबान रजीम को आइडियोलॉजिकली इंडोर्स नहीं करता, ह्यूमन राइट्स पर कंसर्न्स हैं, पर कोर नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट एंगेजमेंट चुना है। प्राइमरी ड्राइवर्स क्या हैं? सिक्योरिटी, एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स जैसे एलईटी, जेएम के लिए सेफ हेवन ना बनने देना, और स्ट्रेटेजिक डिनायल, पाकिस्तान और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। डिप्लोमैटिक प्रेजेंस और एड से लेवरेज मिलेगा। तो ये एक क्विड प्रो क्वा था, कुछ पाने के लिए कुछ देना। साफ तौर पर इंडिया ने डिप्लोमैटिक लेजिटिमेसी और एड ऑफर की, बदले में सिक्योरिटी एश्योरेंसेस मिली। ये इंडिया की पहले की पीपल सेंट्रिक पॉलिसी से अलग है। हाँ,
ये शिफ्ट है फ्रॉम पीपल सेंट्रिक टू रेजीम एंगेजमेंट पॉलिसी। पहले इंडिया की पॉलिसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और पीपल टू पीपल टाइज पर बेस्ड थी, जैसे सलमा डैम, पार्लियामेंट बिल्डिंग में 3 बिलियन इन्वेस्टमेंट। अब ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए रीजीम से डायरेक्ट एंगेजमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अफगान लोगों को छोड़ दिया। नहीं, बल्कि उनकी मदद जारी रखने और इंडिया के इंटरेस्ट्स सेफगार्ड करने के लिए ये जरूरी कदम माना जा रहा है। और पुराने इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्ट करना भी एक कारण है। हाँ, प्रोटेक्टिंग पास्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सप्लोरिंग फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। री एंगेजमेंट से इंडिया अपने पुराने इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्ट करना चाहता है, नए डेवलपमेंट पार्टनरशिप और माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इन्विटेशन फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच दिखाता है। अफगानिस्तान मिनरल रिच है, स्टेबल रिलेशनशिप से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे रीजनल लेवल पर? पाकिस्तान चाइना को सिग्नल कि इंडिया अपने इंटरेस्ट नहीं छोड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पर? शायद दूसरे रीजनल पावर्स भी प्रेगमेटिक अप्रोच अपनाएं। बायलैटरल लेवल पर? ट्रेड, कनेक्टिविटी जैसे एयर फ्रेट कॉरिडोर, डायलॉग के लिए स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म बनेगा। तो वे फॉरवर्ड क्या है? कॉशियस, कैलिब्रेटेड एंगेजमेंट जारी रखना, सावधान नपा तुला जुड़ाव, एड को ह्यूमैनिटेरियन फोकस रखना और रीजनल स्टेक होल्डर्स जैसे ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ कोऑर्डिनेट करना। इसे हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी से जोड़ सकते हैं। ठीक है। अब मिडल ईस्ट से एक और बड़ी खबर। लंबी बातचीत के बाद इजराइल और हमास यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा ब्रोकर की गई एक 20.20 सूत्री पीस प्लान के फर्स्ट फेज पहले चरण पर सहमत हो गए। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। 2 साल से चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट करने की दिशा में ये सबसे सिग्निफिकेंट स्टेप है। फेज 1 में क्या शामिल है? इसमें सीज फायर यानी युद्ध विराम है, गाजा के कुछ हिस्सों से इजरायली ट्रूप्स का पार्शियल विड्रॉल, आंशिक वापसी, और हमास द्वारा रखे गए हॉस्टेजेस बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल द्वारा रखे गए सैकड़ों पैलेस्टीनी प्रिजनर्स फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई। दुनिया भर से मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं इस पे। बिल्कुल, ये इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा है। की एक्टर्स हैं इजराइल, हमास, यूएस मीडिएटर, रशिया, चाइना, ईरान, इंडिया। सिलेबस में जीएस पेपर 2 का हिस्सा है, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ अदर कंट्रीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं यहाँ पर? 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 राज्य समाधान। हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का वाइडली इंडोर्स्ड फ्रेमवर्क है, इजराइल के साथ एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन बनाना। सीज फायर तो युद्ध विराम हुआ। हॉस्टेज डिप्लोमेसी, बंधक कूटनीति। पॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए हॉस्टेजेस का यूज करना। प्रीलिम्स पॉइंट्स क्या है? प्लान किसका है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का 20 पॉइंट प्लान। फेज 1 कंपोनेंट्स। सीजफायर, हॉस्टेज प्रिजनर रिलीज, आईडीएफ विड्रॉल, ह्यूमैनिटेरियन एड सर्ज। प्लान का लॉन्ग टर्म विजन क्या है? डीमिलिटराइज्ड और डी-रेडिकलाइज्ड गाजा, governance by temporary technocratic apolitical Palestinian committee, or oversight by International Board of Peace chaired by Trump. इंटरनेशनल रिएक्शंस। रशिया ने स्वागत किया पर स्वतंत्र राष्ट्र की जरूरत दोहराई। ईरान ने सावधानी से स्वागत किया। चाइना ने परमानेंट सीज फायर की मांग की। इंडिया के पीएम मोदी ने ट्रंप को हिस्टोरिक प्लान पर बधाई दी। ये एग्रीमेंट एक बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट तो है, पर इसमें चैलेंजेस भी होंगे। हाँ, कई चैलेंजेस हैं जो पीस प्रोसेस डिरेल कर सकते हैं। ये एक ट्रांजैक्शनल पीस है जिसकी फाउंडेशंस फ्रैजाइल हैं, मतलब लेन देन आधारित शांति है जिसकी नींव नाजुक है। ट्रांजैक्शनल हाँ मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं। हाँ, ये फंडामेंटली एक एक्सचेंज है, हॉस्टेजेस फॉर प्रिजनर्स और लड़ाई पर रोक। कोर पॉलिटिकल इश्यूज जैसे गाजा का फाइनल स्टेटस, हमास का डिसआर्मामेंट, रेफ्यूजीज का राइट ऑफ रिटर्न, सॉवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट का सवाल, ये सब अनरिजॉल्व्ड हैं। इन्हें बाद के स्टेजेस के लिए डिफर कर दिया गया है। और ये जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है, इंटरनेशनल बोर्ड, टेक्नोक्रेटिक कमिटी, इसे कई लोग एक्सटर्नली इम्पोज सोल्यूशन मानते हैं जो कि पैलेस्टीनियन एक्टर्स को साइडलाइन करता है और लोकल लेजिटिमेसी लैक करता है। ये स्ट्रक्चर इसे फ्रेजाइल बनाता है। और इसमें ग्रेट पावर कंपटीशन का एंगल भी है। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट एज अरीना फॉर ग्रेट पावर कंपटीशन। ग्लोबल पावर्स के रिएक्शंस सिर्फ गाजा कॉन्फ्लिक्ट पर नहीं बल्कि शिफ्टिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी पोजीशनिंग को लेकर है। यूएस ने डील ब्रोकर करके प्राइमरी पावर ब्रोकर का रोल रीअसर्ट किया है, पर दूसरे पावर्स भी अपना इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे रशिया 2 स्टेट सॉल्यूशन पर जोर देकर यूएस प्लान की एम्बिग्विटी क्रिटिक कर रहा है।
चाइना परमानेंट सीजफायर की मांग करके रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर दिख रहा है। ईरान कॉशियस वेलकम से अपने एलाय हमास को सपोर्ट कर रहा है वाइल मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म ऑपोजिशन टू इजराइल यूएस। ये दिखाता है कैसे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स ग्लोबल पावर कंपटीशन के थिएटर्स बन गए तो हैं। इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे, सबसे इम्पोर्टेंट, वायलेंस रुकेगी, एड बढ़ेगी, पॉलिटिकल लेवल पे, यूएस एडमिन और इजरायली लीडरशिप को टेम्पररी बूस्ट मिलेगा, हमास को सर्वाइवल। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, अनसर्टन है, कोर इश्यूज अनरिजॉल्व्ड हैं, फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट रिज्यूम हो सकता है। वे फॉरवर्ड क्या लगता है? सस्टेन्ड डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाए रखना, प्रोसेस को इंक्लूसिव बनाना जिसमें पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेटिव शामिल हो, और टू स्टेट सॉल्यूशन पर मीनिंगफुल डिस्कशंस रिवाइव करना। इसे अब्राहम अकॉर्ड्स, ऑस्लो अकॉर्ड्स 1993 से लिंक कर सकते हैं। चलिए अब पर्यावरण और आपदा प्रबंधन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने उच्च प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य अनिवार्य किए हैं। हाँ, एनवायरनमेंट पर एक ऐतिहासिक कदम। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल्स 2025 नोटिफाई कर दिए हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 ये इंडिया के पहले एवर लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स हैं। जी हाँ, कानूनी रूप से बाध्यकारी। किन के लिए? फिलहाल चार कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स की 282 इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए। कौन से 4 सेक्टर्स? सीमेंट, एल्यूमिनियम, पल्प एंड पेपर और क्लोरएल्कली। और ये पॉलिसी एक डोमेस्टिक कार्बन मार्केट भी ऑपरेशनलाइज करती है। हाँ बिल्कुल, जहाँ जो इंडस्ट्रीज अपने टारगेट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे वो कार्बन क्रेडिट्स बेच सकेंगी उन इंडस्ट्रीज को जो टारगेट मीट नहीं कर पाएंगी। ये इंडिया की क्लाइमेट पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट है, वॉलंटरी से मैंडेटरी की तरफ। एकदम, वॉलंटरी एनर्जी एफिशिएंसी मेजर से मैंडेटरी मार्केट बेस्ड कार्बन रिडक्शन फ्रेमवर्क की तरफ। पॉलिसी का नाम है GEI टारगेट रूल्स 2025 और फ्रेमवर्क है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS 2023। सिलेबस में कहाँ आएगा ये? GS पेपर 3 कंजर्वेशन, पोल्यूशन, EIA, एनर्जी। की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। GEI ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी। ये था पर यूनिट प्रोडक्ट आउटपुट पर एमिट होने वाले ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा, जैसे पर टन सीमेंट प्रोडक्शन पर कितना CO2e एमिट हुआ। बिल्कुल। कार्बन क्रेडिट एक ट्रेडेबल परमिट जो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट CO2e एमिट करने का राइट रिप्रेजेंट करता है। सही, कार्बन मार्केट जहां कार्बन क्रेडिट्स ट्रेड होते हैं। ये कार्बन इमिशंस के लिए प्राइस क्रिएट करता है। परफेक्ट। और NDCs नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, पेरिस एग्रीमेंट के तहत हर देश के क्लाइमेट एक्शन टारगेट्स। एकदम से। प्रीलिम्स पॉइंट्स ध्यान से सुने। सेक्टर्स कवर्ड कौन से हैं? सीमेंट, एल्यूमिनियम, पल्प एंड पेपर और क्लोर एल्कली। ये पहला फेज है। नंबर ऑफ यूनिट्स? टोटल 282 यूनिट्स। सीमेंट 186, पल्प पेपर 53, क्लोर एल्कली 30, एल्यूमिनियम 13। कंप्लायंस पीरियड? अनुपालन अवधि 2025-26 और 2026-27 2 साल। बेसलाइन ईयर? आधार वर्ष। 23-24। कंप्लायंस मैकेनिज्म अनुपालन तंत्र? कैप एंड ट्रेड सिस्टम। कंप्लायंट यूनिट्स क्रेडिट बेचेंगी, नॉन कंप्लायंट यूनिट्स खरीदेंगी या पेनल्टी देंगी। पेनल्टी, दंड। एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन पर्यावरणीय मुआवजा उस साइकिल के कार्बन क्रेडिट्स के एवरेज ट्रेडिंग प्राइस का 2 गुना। डबल। बाप रे। 2 गुना। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE सर्टिफिकेट्स इशू करेगा और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB पेनल्टीज लगाएगा। ये पॉलिसी इंडिया की क्लाइमेट एक्शन स्ट्रैटेजी के लिए वाटरशेड मोमेंट है, एक निर्णायक क्षण। क्यों? ये PAT स्कीम से अलग कैसे? ये पैराडाइम शिफ्ट है फ्रॉम एनर्जी एफिशिएंसी टू कार्बन रिडक्शन। PAT स्कीम एनर्जी एफिशिएंसी पर फोकस करती थी, पर यूनिट प्रोडक्ट एनर्जी कंजम्पशन कम करना। GEI रूल्स सीधे GHG इमिशंस को टारगेट करते हैं। ये ज़्यादा प्रिसाइज टूल है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस से होने वाले सभी GHG इमिशंस को अकाउंट करता है, सिर्फ एनर्जी कंजम्पशन रिलेटेड नहीं। और ये कार्बन मार्केट डोमेस्टिक कार्बन मार्केट बनाकर पॉलिसी कार्बन पर डायरेक्ट प्राइस लगाती है, उसे फाइनेंशियल लायबिलिटी बनाती है। ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म लो कार्बन टेक्नोलॉजीज में इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट ड्राइव करेगा। इसकी टाइमिंग स्ट्रेटेजिक है, आपने कहा था CBAM के संदर्भ में। हाँ, प्रोएक्टिव पॉलिसी मेकिंग इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर्स।
ये बढ़ते इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रेशर्स, खासकर यूरोपियन यूनियन के CBAM का रिस्पॉन्स है। CBAM कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाएगा उन देशों से जिनका डोमेस्टिक कार्बन प्राइस नहीं है। तो अपना कार्बन मार्केट बनाकर भारत कार्बन प्राइसिंग का डोमेस्टिक मैकेनिज्म क्रिएट कर रहा है। इससे कार्बन टैक्स इंडियन एक्सचेकर में रहेगा, ट्रेडेड क्रेडिट्स के रूप में, यूईको टैरिफ के रूप में नहीं जाएगा। ये इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है और लॉन्ग टर्म कंपेटिटिवनेस बढ़ाता है। और ये इंडिया के एनडीसीज को ऑपरेशनलाइज करने में भी मदद करेगा। बिल्कुल। GEI रूल्स इंडिया के पेरिस एग्रीमेंट NDCs जैसे एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ GDP 45% कम करना बाय 2030, नेट जीरो बाय 2070 अचीव करने का कॉन्क्रीट लीगली एनफोर्सेबल पाथवे देते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर मेजर एमिटर है, हाई पोल्यूटिंग सेक्टर्स को मैंडेटरी रिडक्शन रिजीम में लाना क्रिटिकल है। GAI रिडक्शन टारगेट्स क्या हैं 2026-27 के लिए 2023-24 की तुलना में? क्लोरैल्कली के लिए लगभग 7.5%, पल्प एंड पेपर 7.1%, एल्यूमिनियम 5.8% और सीमेंट 3.4%। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इकोनॉमिक, ग्रीन टेक में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, शॉर्ट टर्म कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ सकती है। एनवायरमेंटल, इंडस्ट्रियल GHG एमिशंस कम होंगे, एयर क्वालिटी सुधरेगी। रेगुलेटरी, डोमेस्टिक कार्बन ट्रेडिंग फ्रेमवर्क बनेगा जिसे फ्यूचर में एक्सपेंड किया जा सकता है। वे फॉरवर्ड, मार्केट स्टेबिलिटी इंश्योर करना, स्कीम का स्कोप धीरे धीरे एक्सपैंड करना, जैसे आयरन एंड स्टील, थर्मल पावर शामिल करना और जस्ट ट्रांजिशन प्रिंसिपल्स कंसिडर करना, अफेक्टेड वर्कर्स, कम्युनिटीज को सपोर्ट देना। इसे पेरिस एग्रीमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 और उसके 2022 अमेंडमेंट से जोड़ सकते हैं। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2025। Congratulations to John Clark, Michel H. Devore and John M. Martinez. हाँ, इन्हें अवार्ड क्यों मिला है? ये एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स, क्वांटम यांत्रिक प्रभाव, जो पहले सिर्फ सब एटॉमिक वर्ल्ड और परमाणविक दुनिया तक ही लिमिटेड माने जाते थे, हाँ, बहुत छोटे लेवल पे, वो लार्ज ह्यूमन इंजीनियर्ड सिस्टम्स यानी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स, स्थूल प्रणालियों में भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं। उन्होंने मैक्रोस्कोपिक सर्किट्स में क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन जैसे फिनोमेना कंफर्म किए। क्वांटम टनलिंग, दीवार के पार जाने जैसा? हाँ, और इसी रिसर्च ने मॉडर्न क्वांटम कंप्यूटर्स की फंडामेंटल ग्राउंडवर्क, बुनियादी नींव रखी है। माइंड ब्लोइंग। बिल्कुल, ये क्वांटम फिजिक्स और कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स की फील्ड में है। सिलेबस में GS पेपर 3, S&T डेवलपमेंट्स, एप्लीकेशंस अचीवमेंट्स, अवेयरनेस इन कंप्यूटर्स, क्वांटम टेक की कंसेप्ट्स आसान भाषा में समझते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी, फिजिक्स की ब्रांच जो एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल पर मैटर, एनर्जी के बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है। प्रिंसिपल्स जैसे क्वांटाइजेशन, वेव पार्टिकल डुअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सही। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, स्थूल प्रणाली। ऑब्जेक्ट सिस्टम जो नेकेड आई से विजिबल हो। हाँ। जोसेफसन जंक्शन, जोसेफसन जंक्शन, एक डिवाइस जिसमें दो सुपरकंडक्टर्स को थिन इंसुलेटिंग बैरियर से सेपरेट किया जाता है। इसमें यूनिक क्वांटम इफेक्ट्स दिखते हैं। बिल्कुल। क्वांटम टनलिंग, क्वांटम टनलिंग, वो क्वांटम फिनोमेना जहां पार्टिकल एक पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्रॉस कर लेता है जिसे क्लासिकली वो नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। और क्यूबिट, क्वांटम बिट, क्वांटम बिट, क्वांटम इंफॉर्मेशन की बेसिक यूनिट। क्लासिकल बिट 0 या 1 से अलग, क्यूबिट 0 और 1 दोनों स्टेट्स के सुपरपोजिशन में रह सकता है। सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स जोसेफसन जंक्शंस वाले सर्किट से बनते हैं। परफेक्ट। प्रीलिम्स पॉइंट्स क्या हैं? की डिस्कवरी, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्वांटम इफेक्ट्स, टनलिंग, एनर्जी क्वांटाइजेशन इन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। की टेक्नोलॉजी यूज्ड, जोसेफसन जंक्शंस इन सुपरकंडक्टिंग सर्किट्स। सिग्निफिकेंस, कंफर्म्ड कि क्वांटम थ्योरी सिर्फ मैक्रोस्कोपिक नहीं, सभी स्केल्स पर काम करती है। मेजर एप्लीकेशन, सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स के पीछे की फाउंडेशनल साइंस जो क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने की लीडिंग टेक्नोलॉजी है। मेंस के लिए इसका गहरा मतलब समझें। द एंड्योरिंग पावर ऑफ बेसिक रिसर्च, बुनियादी अनुसंधान की स्थायी शक्ति। हाँ, ये नोबेल प्राइज फंडामेंटल क्यूरियोसिटी ड्रिवन साइंस की वैल्यू का टेस्टमेंट है। प्राइज विनिंग एक्सपेरिमेंट्स 1980s में किए गए थे,
कंप्यूटर बनाने के गोल से नहीं। बल्कि एक डीप क्वेश्चन आंसर करने के लिए। क्या क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब रूल्स लार्ज ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होते हैं? इसका जवाब हाँ में देकर उन्होंने टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की फाउंडेशन रखी, जो दशकों बाद शेप लेने लगी। लेसन फॉर साइंस पॉलिसी क्या है? बेसिक रिसर्च में इन्वेस्टमेंट जिसके इमीडिएट एप्लीकेशंस ना हो, फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज का सोर्स है। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट, ब्रिजिंग द स्पूकी टू द टैंजिबल, डरावने से मूर्त तक पुल बनाना। क्वांटम मैकेनिक्स को स्पूकी, डरावना या अजीब कहा जाता है। इन लॉरिएट्स ने इन स्पूकी इफेक्ट्स को टैंजिबल, मूर्त, कंट्रोलेबल, नियंत्रणीय और इंजीनियरेबल, अभियांत्रिकीय बनाया। उन्होंने दिखाया कि बिलियंस ऑफ एटम्स वाला सर्किट एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, सिंगल कोहेरेंट क्वांटम एंटिटी की तरह बिहेव कर सकता है। मैक्रोस्कोपिक क्वांटम स्टेट को क्रिएट और मैनिपुलेट करने की यही एबिलिटी क्यूबिट बनाने के लिए चाहिए। तो उन्होंने माइक्रोस्कोपिक क्वांटम वर्ल्ड और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बीच ब्रिज बनाया। हाँ, और ये ब्रिज फंक्शनल क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए एसेंशियल प्रीरेक्विजिट है। Implications for quantum computing and beyond, क्वांटम कंप्यूटिंग और उससे आगे के निहितार्थ। डायरेक्ट एप्लीकेशन क्वांटम कंप्यूटिंग में है। सुपर कंडक्टिंग सर्किट, स्केलेबल, फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने का प्रॉमिसिंग प्लेटफॉर्म है। ये मशीन्स मेडिसिन, ड्रग डिस्कवरी, मटेरियल साइंस, फाइनेंस, एआई जैसे फील्ड्स रेवोल्यूशनाइज कर सकती हैं। और कंप्यूटिंग के अलावा बियॉन्ड कंप्यूटिंग, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम स्टेट्स कंट्रोल करने के एप्लीकेशंस अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स में है, जैसे मेडिकल इमेजिंग, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन और सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में है। इम्प्लीकेशन जबरदस्त हैं, टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक, इकोनॉमिक। हाँ, वे फॉरवर्ड है इंडिया के नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस NMQTA में हैवी इन्वेस्टमेंट जारी रखना, बेसिक साइंस फंडिंग बढ़ाना और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन परस्यू करना। क्रॉस लिंक्स में NMQTA और सत्येंद्र नाथ बोस का नाम याद रख सकते हैं, जिनके काम ने सुपरकंडक्टर समझने की फाउंडेशन रखी। बिल्कुल। अब आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं। एक दुखद खबर है, इंडियन आर्मी के 2 एलीट पैरा कमांडोज जो अक्टूबर 6-7 की रात एक ऑपरेशन के दौरान साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले में कोकरनाग के घने गडोल फॉरेस्ट्स में लापता हो गए थे। हाँ, क्या हुआ? उनमें से एक का शव मिल गया है। दूसरे सोल्जर के लिए मैसिव सर्च ऑपरेशन जारी है। शुरुआती जांच कहती है कि सोल्जर की मौत लाइकली हाइपोथर्मिया से हुई। हाइपोथर्मिया मतलब शरीर का तापमान खतरनाक रूप से गिर जाना। हाँ, उनकी ऑपरेशनल टीम हाई एल्टीट्यूड टेरेन में सिवियर स्नोस्टॉर्म, भीषण बर्फीले तूफान और वाइट आउट में फंस गई थी। वाइट आउट मतलब जिसमें विजिबिलिटी शून्य हो जाती है। बहुत दुखद। हाँ, ये बहुत दुखद घटना है। लोकेशन है गाडोल फॉरेस्ट, कोकरनाग, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, JNK। फोर्सेस इन्वॉल्व्ड है इंडियन आर्मी के एलीट पैरा कमांडोज। सिलेबस में GS पेपर 3 का टॉपिक है सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज, टेररिज्म लिंकेजेस, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड मैंडेट। की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं यहाँ? कॉम्बिंग ऑपरेशन, तलाशी अभियान। सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा किसी एरिया की थरो सर्च, मिलिटेंट्स को फ्लश आउट करने या हथियार ढूंढने के लिए। पैरा कमांडो इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस यूनिट स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड होते हैं। काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू, डिफिकल्ट टेरेन ऑप्स। हाइपोथर्मिया तो अल्पताप हुआ। वाइट आउट, धवल अंधता, वेदर कंडीशन जिसमें स्नो या सैंड से विजिबिलिटी कंट्रास्ट एकदम कम हो जाता है, होराइजन गायब, नेविगेशन मुश्किल हो जाता है। प्रिलिम्स पॉइंट्स, लोकेशन ऑफ इंसिडेंट, गादोले फॉरेस्ट्स, कोकरनाग, अनंतनाग। ये जगह क्यों सिग्निफिकेंट है? यहाँ पास्ट में मिलिटेंट एक्टिविटी रही है। कॉज ऑफ इंसिडेंट, सिक्योरिटी ऑपरेशन प्लस सिवियर वेदर इवेंट। नेचर ऑफ थ्रेट, टूफोल्ड, दोहरा खतरा, मिलिटेंट से भी और हार्श नेचुरल एनवायरनमेंट से भी। ये ट्रैजिक इंसिडेंट JNK में सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस को दिखाता है। द एनवायरनमेंट एज अ फोर्स मल्टीप्लाई फॉर सिक्योरिटी थ्रेट्स, सुरक्षा खतरों के लिए पर्यावरण एक बल गुणक के रूप में। मतलब पर्यावरण खुद एक खतरा बन जाता है। हाँ, कश्मीर जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में एनवायरनमेंट पैसिव बैकड्रॉप नहीं, एक्टिव और ऑफन हॉस्टाइल वेरिएबल है। ये इंसिडेंट दिखाता है कि हार्श वेदर और डिफिकल्ट टेरेन दुश्मन की गोली जितने ही घातक हो सकते हैं। टीम सिर्फ जंगल नेविगेट नहीं कर रही थी, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन रेंज में सिवियर स्नो स्टॉर्म में थी।
ऐसी कंडीशंस में एनवायरनमेंट फोर्स मल्टीप्लायर बनता है। कैसे? मिलिटेंट्स को कवर देता है, ट्रैक करना मुश्किल बनाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज डिग्रेड करता है और डायरेक्ट थ्रेट्स जैसे एवलांचेस, फ्रॉस्टबाइट, हाइपोथर्मिया पोज करता है। और ये ड्यूअल चैलेंज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी एंड माउंटेन वॉरफेयर वाली बात। उग्रवाद प्रतिरोध और पर्वतीय युद्ध की दोहरी चुनौती। कश्मीर के हायर रीचेस में ऑपरेशंस काउंटर इंसर्जेंसी और माउंटेन वॉरफेयर का हाइब्रिड है। सोल्जर्स को कॉम्बैट टैक्टिक्स के साथ एक्सट्रीम कोल्ड हाई एल्टीट्यूड सर्वाइवल टेक्निक्स भी आनी चाहिए। गडोले फॉरेस्ट एरिया में पास्ट मिलिटेंट प्रेजेंस रहा है। 2023 में सीनियर ऑफिसर्स शहीद हुए थे। यहाँ ऑपरेशन इनहेरेंटली हाई रिस्क है। जब सिवियर वेदर जुड़ जाए, रिस्क एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। तो इससे सबक क्या मिलता है? ये इंसिडेंट स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट जैसे एडवांस नेविगेशन एड्स, ऑल वेदर गियर और रोबस्ट प्रोटोकॉल्स की जरूरत हाईलाइट करता है। इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? ऑपरेशनल एसओपीज का रिव्यू हो सकता है हाई एल्टीट्यूड ऑप्स के लिए। ट्रूप्स के मोराल पर असर पड़ सकता है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर यह दिखाता है कि जेएनके के रिमोट माउंटेनस रीजन सिक्योर करना चैलेंज बना हुआ है। वे फॉरवर्ड। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज जैसे हाई रेजोल्यूशन यूएवीज विद थर्मल इमेजिंग, पर्सनल लोकेटर बीकन्स, इनहैंस ट्रेनिंग, माउंटेन स्नो वॉरफेयर, सर्वाइवल और बेटर रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग को ऑपरेशनल प्लानिंग में इंटीग्रेट करना। इसे सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट से जोड़ सकते हैं जहां वेदर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बिल्कुल। अब आते हैं सामाजिक मुद्दों पर। पाकिस्तान से एक बेहद परेशान करने वाली खबर आ रही है। वहां के सिंध प्रोविंस की एक 15 साल की हिंदू माइनर गर्ल, हाँ, क्या हुआ उसके साथ? जिसे कथित तौर पर किडनैप किया गया, रेप किया गया और फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट करके एक अधेड़ उम्र के आदमी से उसकी शादी करा दी गई है। उसने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसे अपनी फैमिली के पास वापस जाने दिया जाए। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक है। बताया जा रहा है कि उस इलाके में पिछले 1 महीने में अबडक्शन और फोर्स्ड कन्वर्जन की ये चौथी ऐसी घटना है। ये दिखाता है कि वहाँ रिलीजियस माइनॉरिटीज, धार्मिक अल्पसंख्यक, खासकर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की यंग गर्ल्स कितने सिस्टमैटिक परसिक्यूशन और एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी का शिकार हैं। ये गंभीर मामला है। लोकेशन सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान। इशू फोर्स्ड कन्वर्जन, वायलेंस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज, चाइल्ड मैरिज। सिलेबस में जीएस पेपर 1 सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रोल ऑफ वुमेन और जीएस पेपर 2 कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडिया एंड नेबरहुड, सोशल सेक्टर इश्यूज, पॉवर्टी से जुड़ता है। की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? फोर्स्ड कन्वर्जन, जबरन धर्मांतरण। किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ धर्म बदलने के लिए कोर्स करना, मजबूर करना, ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ का वायोलेशन है। इंटरसेक्शनैलिटी, अंतर्विभागीयता, आपस में जुड़कर किसी व्यक्ति ग्रुप के लिए ओवरलैपिंग सिस्टम्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेज बनाती हैं। भेदभाव और वंचिता की अतिव्यापी प्रणालियां। माइनॉरिटी राइट्स, अल्पसंख्यक अधिकार। माइनॉरिटीज के इंडिविजुअल राइट्स। इंटरनेशनल लॉ मानता है कि माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। प्रीलिम्स पॉइंट्स। वल्नरेबल ग्रुप कौन है? यंग गर्ल्स फ्रॉम हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी इन पाकिस्तान। लोकेशन ऑफ हाई इंसिडेंस। सिंध प्रोविंस। नेचर ऑफ क्राइम। कॉम्बिनेशन ऑफ अबडक्शन, रेप, चाइल्ड मैरिज, फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन। एस्टिमेटेड स्केल। राइट्स ग्रुप्स का अनुमान है कि सालाना करीब 1000 ऐसे केसेस होते हैं, कई तो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। 1000? ये तो बहुत ज्यादा है। ये केस आइसोलेटेड क्राइम नहीं, बल्कि डीप रूटेड सिस्टमिक प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन और सोशल इनजस्टिस का सिम्टम है। द इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी, भेद्यता की अंतर्विभागीयता। मतलब वो कई वजहों से वल्नरेबल है। हाँ, इस केस में विक्टिम मल्टीपल फ्रंट्स पर वल्नरेबल है। रिलीजियस माइनॉरिटी हिंदू, जेंडर माइनॉरिटी फीमेल, माइनर 15 साल, पुअर सोशली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी शायद दलित। ये इंटरसेक्शनैलिटी उसे इजी टारगेट बनाती है। परपेट्रेटर्स को पता है कि विक्टिम्स के पास फाइट बैक करने के लिए सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कैपिटल नहीं है। तो ये सिर्फ धार्मिक मामला नहीं है? नहीं, ये क्राइम सिर्फ रिलीजियस बिगेटरी नहीं है। इसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस और कास्ट क्लास बेस्ड ऑपरेशन भी शामिल है। ये दिखाता है कि कैसे डिसएडवांटेज और पावरलेसनेस क्रिएट होती है। और स्टेट कंप्लिसिटी एंड इम्प्यूनिटी? ऐसे क्राइम्स का जारी रहना दिखाता है कि स्टेट एपरेटस अपने मिनॉरिटी सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने में फेल हो रहा है।
फैमिली को कोर्ट में लड़की की एज प्रूफ करते वक्त थ्रेट्स मिलना, इन्फ्लुएंशियल लोकल इंडिविजुअल्स का बैकिंग होना, ये इम्प्यूनिटी का क्लाइमेट दिखाता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अक्सर स्लो या कंप्लिसिट होती हैं। जुडिशियल प्रोसेस विक्टिम्स फैमिलीज के लिए इंटिमिडेटिंग हो सकता है। मतलब कानून का डर नहीं है। स्टेट प्रोटेक्शन की कमी और फोर्स्ड कन्वर्जन्स को स्पेसिफिकली क्रिमिनलाइज करने वाले स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क के अभाव में परपेट्रेटर्स बिना डर के एक्ट करते हैं। इसके इम्प्लीकेशंस फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी क्या है? क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की विदेश नीति के लिए निहितार्थ। पड़ोसी देशों में रिलीजियस माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन इंडिया के लिए डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस रखता है। इससे क्रॉस बॉर्डर रेफ्यूजी फ्लोज हो सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक प्रेशर्स क्रिएट हो सकते हैं। बायलैटरल रिलेशंस में ये सेंसिटिव इशू बनता है। इंडिया दूसरे देशों की सॉवरेनिटी रिस्पेक्ट करता है, पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज की प्लाइट, जिनसे इंडिया के डीप कल्चरल हिस्टोरिकल टाइज हैं, उसकी फॉरेन पॉलिसी के लिए लेजिटिमेट कंसर्न है। तो इम्प्लीकेशंस हैं सोशल लेवल पर माइनॉरिटीज में डर, इनसिक्योरिटी, इमिग्रेशन, ह्यूमन राइट्स का ग्रेव वायलेशन, पॉलिटिकल लेवल पर स्टेट क्रेडिबिलिटी का इरोजन। हाँ, वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान में स्ट्रॉन्गर लीगल फ्रेमवर्क्स बने और एनफोर्स हों, फोर्स कन्वर्जन्स क्रिमिनलाइज हों, मिनिमम मैरिज एज 18 हो सबके लिए, पुलिस, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन की सेंसिटाइजेशन हो, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और फॉरेन गवर्नमेंट्स को मॉनिटर करते रहना चाहिए और पाकिस्तान गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। इसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के रैशनल से जोड़ सकते हैं। हाँ, सीएए का स्टेटेड रैशनल यही था, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर का आर्टिकल 18 भी याद रखना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब संस्कृति और विरासत पर आते हैं। स्कल्पटिंग द सेंचुरी प्रदर्शनी। हाँ, आर्ट लवर्स के लिए न्यू दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में एक शानदार एग्जीबिशन चल रही है, स्कल्पटिंग द सेंचुरी, शताब्दी को गढ़ना। ये किस बारे में है? ये 20th सेंचुरी में मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर, आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के इवोल्यूशन, विकास को एक्सप्लोर करती है। 25 से ज्यादा पायनियरिंग और प्रोमिनेंट आर्टिस्ट के वर्क्स डिस्प्ले पर है। इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है कि कैसे इंडियन स्कल्प्टर्स ने कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और मॉडर्निज्म, आधुनिकतावाद पर रिस्पॉन्ड किया और एक यूनिक आर्टिस्टिक लैंग्वेज बनाई। जरूर देखें अगर कोई दिल्ली में है। इसमें कौन कौन से आर्टिस्ट शामिल हैं? रामकिंकर बैज, सोमनाथ होर, एस.एच. रजा, एम.एफ. हुसैन, कृष्ण खन्ना, मृणालिनी मुखर्जी आदि। सिलेबस में जीएस पेपर 1 का हिस्सा है इंडियन कल्चर, आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। की कॉन्सेप्ट्स, मॉडर्निज्म इन आर्ट, कला में आधुनिकतावाद, लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी का मूवमेंट, ट्रेडिशनल स्टाइल्स का रिजेक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन पर फोकस। शांति निकेतन स्कूल, शांति निकेतन स्कूल वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के गाइडेंस में शुरू हुआ आर्ट मूवमेंट। नेचर, रूरल लाइफ, इंडिजिनस ट्रेडिशन से कनेक्शन पर जोर, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस के लिए भी ओपन। रामकिंकर बैज की फिगर थे। और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पीएजी, प्रगतिशील कलाकार समूह, 1947 में बॉम्बे में फाउंडेड मॉडर्न आर्टिस्ट का ग्रुप, जैसे एफ.एन. सूजा, एस.एच. रजा, एम.एफ. हुसैन। पास्ट की एकेडमिक आर्ट से ब्रेक करके न्यू अवांट-गार्ड इंडियन आर्ट बनाना चाहते थे, जो मॉडर्न भी हो और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रूटेड भी। अच्छा, प्रीलिम्स पॉइंट्स है। की आर्टिस्ट्स एंड एसोसिएशंस। रामकिंकर बैज, शांति निकेतन स्कूल, पाइनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर, एस.एच. राजा, एम.एफ. हुसैन, कृष्ण खन्ना, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप पीएजी। मृणालिमुखी अनकन्वेंशनल मटेरियल्स जैसे हेम्प, जूट के यूज के लिए जानी जाती हैं। थीम्स क्या कवर हो रही हैं? अर्ली 20th सेंचुरी मॉडर्निज्म से पोस्ट इंडिपेंडेंस सर्च फॉर आइडेंटिटी होते हुए कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशंस तक स्कल्पचर का एवोल्यूशन। ये एग्जीबिशन मॉडर्न इंडिया की कल्चरल और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री समझने का एक वैल्यूएबल लेंस है। बिल्कुल। आर्ट एज अ क्रॉनिकल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, राष्ट्रीय पहचान के इतिवृत्त के रूप में कला। एग्जीबिशन दिखाती है कि मॉडर्न इंडियन आर्ट सिर्फ वेस्टर्न मूवमेंट्स की इमिटेशन नहीं था, बल्कि इंडिया की अपनी हिस्टोरिकल जर्नी का डायनामिक रिस्पॉन्स था। कैसे? इसका ट्रैजेक्टरी क्या रहा? देखिए, अर्ली मॉडर्निज्म कॉलोनियल पीरियड में शांति निकेतन जैसे इंस्टीट्यूशंस के आर्टिस्ट्स जैसे रामकिंकर बैज ने कॉन्शियसली कॉलोनियल एकेडमिक स्टाइल से मुंह मोड़ा। वर्क्स बनाए जो रूटेड टू द कंट्री एंड रिफ्लेक्टेड द ह्यूमन कंडीशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन,
लोकल मटेरियल्स यूज किए, ऑर्डिनरी पीपल, ट्राइबल्स की लाइफ डिपिक्ट की। ये कल्चरल रेजिस्टेंस था। और आज़ादी के बाद? पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा 1947 में पेजी का फॉर्मेशन नए नेशन के बर्थ के साथ हुआ। इन आर्टिस्ट ने मॉडर्न इंडियन एस्थेटिक डिफाइन करने का टास्क ग्रैपल किया। उनके वर्क जैसे कृष्ण खन्ना का आइकॉनिक बैंड वाला ने यंग नेशन की स्पिरिट, स्ट्रगल्स, एवरीडे रियलिटीज कैप्चर की। और कंटेम्प्रेरी एक्सप्लोरेशन? लेटर आर्टिस्ट जैसे मृणालिनी मुखर्जी ने बाउंड्रीज पुश की, अनकन्वेंशनल मटेरियल्स एक्सपेरिमेंट किए, फॉर्म्स बनाए जो एब्स्ट्रैक्ट भी थे और डीपली ऑर्गेनिक भी, रिफ्लेक्टिंग अ मोर ग्लोबलाइज्ड येट यूनिकली इंडियन सेंसिबिलिटी। एग्जीबिशन दिखाती है कि स्कल्पचर कैसे आर्टिस्ट के लिए आइडेंटिटी नेगोशिएट करने, सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पर कमेंट करने और मॉडर्न इंडियन होने का मतलब डिफाइन करने का मीडियम बना। इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसके? कल्चरल लेवल पर पब्लिक आर्ट एजुकेशन में मदद मिलती है, एकेडमिक लेवल पर आर्ट हिस्टोरियंस के लिए स्टडी मटेरियल है, और आर्ट मार्केट में आर्टिस्ट वर्क्स की वैल्यू बढ़ सकती है। वे फॉरवर्ड? ऐसी एग्जीबिशंस देश भर में हो, डिजिटल आर्काइविंग हो और आर्ट इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट मिलता रहे। क्रॉस लिंक्स में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, अब मुंबई चलते हैं। एन्यो हासेओ, मुंबई। शहर का पहला लार्ज स्केल कोरियन कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है, के हार्मनी फेस्टा। अच्छा, के हार्मनी फेस्टा। फुल ऑन के-पॉप परफॉर्मेंसेज, के ब्यूटी मास्टर क्लासेस और के फूड स्टॉल्स महाराष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया है। ये तो जबरदस्त लग रहा है। ये इंडिया में हल्यू या कोरियन वेव, कोरियाई लहर की जबरदस्त पॉपुलैरिटी को लेवरेज करके कल्चरल टाइज डीपन करने और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है। के ड्रामा और के पॉप फैंस पहुंच जाओ। बिल्कुल। इवेंट का नाम के हार्मनी फेस्टा, कॉन्सेप्ट है हल्यू कोरियन वेव, सिलेबस में जीएस पेपर 2 का हिस्सा है बायलैटरल रिलेशंस, कल्चरल कंपोनेंट। की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? हल्यू तो कोरियन वेव हो गया, सॉफ्ट पावर, मृदु शक्ति। जोसेफ नाई की डेफिनेशन याद है? किसी देश की एबिलिटी कि वो दूसरों को फोर्स कोअर्जन के बिना परसुएट कर सके जो वो चाहता है। ये देश के कल्चर, पॉलिटिकल आइडियल्स, पॉलिसीज के अट्रैक्टिवनेस पर बेस्ड होती है। और कल्चरल डिप्लोमेसी, सांस्कृतिक कूटनीति, नेशंस के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फोस्टर करने और रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्ट, म्यूजिक एक्सेट्रा का यूज। ये फेस्टिवल मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस में सॉफ्ट पावर के इफेक्टिव यूज का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। कल्चरल डिप्लोमेसी एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल, विदेश नीति उपकरण के रूप में सांस्कृतिक कूटनीति। मतलब ये सिर्फ नाच गाना नहीं है? नहीं, ये सिर्फ कल्चरल इवेंट नहीं, सोफिस्टिकेटेड एक्सरसाइज है कल्चरल डिप्लोमेसी की। साउथ कोरिया ने मास्टरफुली अपनी कल्चरल इंडस्ट्रीज, के पॉप, के ड्रामा के ग्लोबल अपील को स्ट्रेटेजिक टूल की तरह यूज किया है फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। अच्छा, कैसे? कोरियन कल्चरल सेंटर इंडिया के डायरेक्टर ने साफ कहा कि गोल है कोट डीपन कल्चरल टाइज एंड ओपन न्यू डोर्स फॉर कोलैबोरेशन। पॉपुलर कल्चर, स्पेशली इंडिया के लार्ज यूथ डेमोग्राफिक में के थ्रू साउथ कोरिया की पॉजिटिव अट्रैक्टिव इमेज बनाकर गुडविल और कल्चरल अफिनिटी बिल्ड की जाती है। और इससे बिजनेस को फायदा? हाँ, ये पॉजिटिव परसेप्शन कोरियन बिजनेसेस जैसे लॉटे, एमरे, पैसिफिक जो फेस्टिवल में प्रेजेंट हैं के लिए इंडियन मार्केट में एंटर करने और थ्राइव करने का हाईली फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाता है। ये दिखाता है मॉडर्न अप्रोच जहां सॉफ्ट पावर हार्ड इकोनॉमिक गेन्स का रास्ता बनाती है। स्मार्ट। तो इम्प्लीकेशंस क्या हैं? बायलैटरल रिलेशंस, इंडिया साउथ कोरिया स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत होगी। इकोनॉमिक, कोरियन ब्रांड्स को इंडियन मार्केट से कनेक्ट होने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। कल्चरल, कोरियन कल्चर और पॉपुलर होगा, एक्सचेंज बढ़ेगा। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड है कि इंडिया भी अपने रिच कल्चरल हेरिटेज जैसे बॉलीवुड, योगा, क्लासिकल आर्ट्स को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए साउथ कोरिया के स्ट्रेटेजिक अप्रोच से सीखें। रेसिप्रोकल इनिशिएटिव्स हो जैसे इंडिया के फेस्टिवल साउथ कोरिया में हो और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में कोलैबोरेशन हो। क्रॉस लिंक्स में इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी देख सकते हैं। बिल्कुल सही। चलो अब थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं। एथिक्स टाइम। आज की खबरों से जुड़े कुछ केसलेट्स। हाँ, देखते हैं। केसलेट 1, द कंसल्टेंट्स डायलेमा, सलाहकार की दुविधा, जवाबदेही बनाम विशेषज्ञता। मान लीजिए आप भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्रालय में सेक्रेटरी हैं। आपके मंत्रालय को एक टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स सेक्टर के लिए नई पॉलिसी बनानी है। आपके पास एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट्स हैं, पर कटिंग एज टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी है। जल्दी वर्ल्ड क्लास पॉलिसी बनाने का प्रेशर है,
प्रैक्टिस ये है कि टॉप इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म हायर कर लो जिनकी एक्सपर्टीज अनमैच्ड है पर फीस बहुत हाई है। ये तो आम बात है। पर हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसी फर्म्स अक्सर सॉल्यूशंस रिकमेंड करती हैं जो उनके दूसरे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को बेनिफिट करते हैं और पॉलिसी फेल होने पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, पब्लिक फंड्स वेस्ट होते हैं। आपके जूनियर ऑफिसर्स सजेस्ट करते हैं कि मिनिस्ट्री को अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए, भले ही टाइम लगे और इनिशियल पॉलिसी परफेक्ट ना हो। एथिकल इश्यूज क्या हैं इसमें? हाँ, क्या मुद्दे हैं? स्ट्यूवर्डशिप ऑफ पब्लिक फंड्स, सार्वजनिक धन का प्रबंधन, पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस एफिशिएंसी, जनहित बनाम दक्षता, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेवर क्षमता और जिम्मेदारी। आप क्या करेंगे, सोचिए। काफी मुश्किल फैसला है। दूसरा केसलेट, द डिप्लोमैट्स चॉइस, राजनयिक का चुनाव, राष्ट्रीय हित बनाम वैचारिक रुख। आप एक पड़ोसी देश में इंडिया के एम्बेसडर हैं जहां हाल ही में नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से रिजीम चेंज हुआ है। नई रिजीम का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड खराब है, स्पेशली विमेन और माइनॉरिटीज के लिए। ज्यादातर वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ने एम्बेसडर्स रिकॉल कर लिए हैं, सैंक्शंस लगा दिए हैं और रिजीम को आइसोलेट करने को कह रहे हैं। लेकिन ये देश इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेटेजिकली वाइटल है। कंप्लीट डिसएंगेजमेंट से इंडिया के एडवर्सरीज को इन्फ्लुएंस गेन करने का मौका मिलेगा, बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी वैक्यूम बनेगा। नई रिजीम इंडिया को रीच आउट कर रही है, एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स के खिलाफ सिक्योरिटी गारंटीज ऑफर कर रही है, डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट और डेवलपमेंट एड के बदले। आपको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को एडवाइस करना है। इसमें एथिकल इश्यूज क्या हैं? हाँ, नैतिक मुद्दे क्या हैं? रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म इन फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति में यथार्थवाद बनाम आदर्शवाद, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, अहस्तक्षेप का सिद्धांत बनाम सुरक्षा की जिम्मेदारी, कॉम्प्लिसिटी मतलब मिलीभगत का सवाल, कॉन्सिक्वेंशलिज्म परिणामवाद, किस एक्शन से बेस्ट ओवरऑल आउटकम मिलेगा। क्या सलाह देंगे? डीप क्वेश्चन। ये दोनों ही केस स्टडी सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। अब एक क्विक रिकैप। आज कौन से प्लेसेस, पर्सन्स, रिपोर्ट स्कीम्स न्यूज में थे? प्लेसेस इन न्यूज, स्थान: काबुल, गदोले फॉरेस्ट्स, कोकरनाग, अनंतनाग, JNK, बेंगलुरु, कर्नाटका, सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान, पूसा कैंपस, न्यू दिल्ली। इनको मैप पर देखने की कोशिश कीजिएगा। पर्सन इन न्यूज, व्यक्ति: जॉन क्लार्क, मिशेल H. डेवोरे, जॉन M. मार्टिनस, नोबेल विनर्स, आमिर खान मुत्तकी, अफगान FM, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, रामकिंकर बाइज, स्कल्पचर। रिपोर्ट्स, स्कीम्स इन न्यूज, रिपोर्ट योजनाएं: PM धन धान्य कृषि योजना, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी GEI, टारगेट रूल्स 2025। ये नाम फिर से सुन लीजिए। अब जरा नंबर्स गेम। की डेटा पॉइंट्स याद रखें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। एग्रीकल्चर स्कीम्स आउटले, कृषि योजनाओं का परिव्यय टोटल रुपीज 35,440 करोड़ रुपए। 35,440 करोड़ रुपए। धन धान्य 24,000 करोड़। पल्सेस मिशन 11,440 करोड़। पल्सेस मिशन टारगेट्स बाय 2030-31। दाल मिशन लक्ष्य 4.2 मिलियन टू 35 मिलियन टन्स। याद रखिएगा 31 मिलियन हेक्टर्स, 35 मिलियन टन्स। बेंगलुरु व्हीकल डेटा, बेंगलुरु वाहन डेटा। टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल्स 1.2 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा। न्यू व्हीकल्स लास्ट ईयर 7 लाख से ज्यादा। एमिशन रिडक्शन टारगेट्स बाय 2026-27। उत्सर्जन कमी लक्ष्य क्लोरल्कली 7.5%, pulp and paper 7.1%, aluminium 5.8%, cement 3.4%। लगभग 7.5%, 7.1%, 5.8%, 3.4%। इंडस्ट्रियल यूनिट्स अंडर GEI रूल्स, GEI नियमों के तहत औद्योगिक इकाइयां 282 यूनिट्स, 282। फोर्स्ड कन्वर्जन्स पाकिस्तान, जबरन धर्मांतरण पाकिस्तान, एस्टिमेटेड 1000 केसेस एनुअली। अनुमानित 1000। अब देखते हैं आज के एडिटोरियल से कुछ फैक्ट्स ऑन गवर्नमेंट कंसल्टेंट्स, सरकारी सलाहकारों पर। हाँ, एडिटोरियल्स में था कि रिलायंस क्यों बढ़ रहा है, लैक ऑफ इन हाउस एक्सपर्टीज, नीड फॉर ऑब्जेक्टिव एडवाइस। कंसर्न्स क्या हैं? इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, हाई कॉस्ट विदाउट अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पैरेलल ब्यूरोक्रेसी। नई पॉलिसी का एम क्या है? एड्रेस दीज इश्यूज बाय कैपिंग टेन्योर, स्टैंडर्डाइजिंग नॉर्म्स। ऑन इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस, भारत अफगानिस्तान संबंधों पर। मिशन अपग्रेड क्यों?
pragmatic policy shift driven by national security interests. Primary goals क्या हैं? Prevent Afghan soil use by anti-India terror groups, counter Pak-China influence. Engagement में quid pro quo क्या है? India provides diplomatic engagement, aid for security assurances, On climate policy, जलवायु नीति पर, GEI rules का significance. evolution from PAT scheme, energy efficiency, to direct carbon reduction. Key features, legally binding domestic carbon market, strategic importance, helps meet Paris NDCs, prepares industry for international mechanisms like CBM. चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड। प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट्स कंठस्थ कर लो। पीएम धन धान्य कृषि योजना का टारगेट, 100 low-performing districts. मॉडल, Aspirational Districts Program. मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस का एम, Self-reliance by 2030-31. फोकस, Area Production Processing. GEI टारगेट रूल्स 2025 किन 4 सेक्टर्स पे अप्लाई होते हैं? Cement, aluminium, pulp and paper, chlor-alkali. पेनल्टी अंडर GEI रूल्स, Twice the average trading price of carbon credits. 2 गुना. हाँ 2025 फिजिक्स नोबेल किस लिए मिला? For demonstrating quantum effects in macroscopic systems using Josephson junctions. इंडियाज डिप्लोमेटिक मिशन इन काबुल को किससे अपग्रेड किया गया? From technical team to full embassy of India. गडोरे फॉरेस्ट्स कहाँ हैं? Kokonag, Anantnag district, JNK. हाइलुकोरियन वेव क्या है? Refers to global popularity of South Korea's cultural exports. प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप कब और कहाँ बना? Modern Artist Group, founded in Bombay, Mumbai, 1947. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS 2023 किसका फ्रेमवर्क है? Framework for new GEI target rules. बहुत बढ़िया। अब बारी है लिखने की। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आज के टॉपिक्स पर ये क्वेश्चंस ट्राई करें। पहला सवाल GS पेपर 2 से। शासन में बाहरी सलाहकारों पर बढ़ती निर्भरता, जवाबदेही और राज्य क्षमता के शरण पर चिंता पैदा करती है। उनकी नियुक्ति के लिए समान मानदंड पेश करने के सरकार के प्रस्ताव के आलोक में सार्वजनिक नीति निर्माण में निजी परामर्श के उपयोग के पक्ष और विपक्ष का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 250 शब्द। दूसरा सवाल GS पेपर 3 से। हाल ही में शुरू किए गए दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन और पीएम धन धान्य कृषि योजना कृषि में विशुद्ध रूप से उत्पादन केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर समग्र मूल्य श्रृंखला मॉडल की ओर बदलाव का संकेत देते हैं। चर्चा करें कि यह एकीकृत दृष्टिकोण किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकता है। 250 शब्द। तीसरा सवाल GS पेपर 2 से। काबुल में अपने राजनयिक मिशन को उन्नत करने का भारत का हालिया निर्णय व्यवहारिकता और राष्ट्रीय हित द्वारा निर्देशित विदेश नीति को दर्शाता है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ भारत के पुनः जुड़ाव को चलाने वाले रणनीतिक अनिवार्यताओं का परीक्षण करें। 150 शब्द। और चौथा सवाल GS पेपर 3 से। उद्योगों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों की अधिसूचना भारत की जलवायु कार्य योजना में एक ऐतिहासिक कदम है। यह नीति घरेलू कार्बन बाजार का संचालन कैसे करती है और भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को अपनी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करने में कैसे मदद करती है? इन सवालों को लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बिल्कुल। चलो अब टेस्ट करते हैं आपकी मेमोरी। 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। रेडी, गेट, सेट, गो। Q1 पीएम धन धान्य कृषि योजना 11 अक्टूबर 2025 को शुरू की गई। निम्नलिखित में से किस मौजूदा सरकारी कार्यक्रम पर आधारित है? A. पीएम किसान, B. आकांक्षी जिला कार्यक्रम, C. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, D. परंपरागत कृषि विकास योजना। Q2 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI लक्ष्य नियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कार्यान्वयन के पहले चरण में शामिल नहीं है? A. सीमेंट, B. लोहा और इस्पात, C. एल्यूमीनियम, D. लुगदी और कागज। Q3 2025 भौतिकी का नोबेल पुरस्कार उस शोध के लिए दिया गया जो किस आधुनिक तकनीक का आधार बनता है? A. CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग, B. क्वांटम कंप्यूटर के लिए सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स, C. लिथियम आयन बैटरीज, D. mRNA टीके। Q4 काबुल में भारत की राजनयिक उपस्थिति को पूर्ण दूतावास में उन्नत करने की घोषणा किस विदेशी गणमान्य व्यक्ति की नई दिल्ली यात्रा के दौरान की गई? A. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति,
बी अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री, सी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, डी अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। Q5 हलू HALLU शब्द जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के संदर्भ में देखा जाता है का तात्पर्य है ए पारंपरिक जापानी चाय समारोह, बी दक्षिण कोरियाई पॉप संस्कृति की वैश्विक लोकप्रियता, सी समाज में सद्भाव का चीनी दर्शन, डी थाईलैंड से उत्पन्न मार्शल आर्ट रूप। सोच लिया? आंसर्स है 1B, 2B, 3C, 4C, 5B। एक्सप्लेनेशन सोर्स मटेरियल में दिए गए हैं, चेक कर लेना। बहुत अच्छे। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये कीवर्ड्स दिमाग में बैठा लो। फ्लैश कार्ड्स टाइम। पीएम धन धान्य योजना, कृषि उत्पादकता, 100 जिले, लक्षित हस्तक्षेप। मिशन पल्सेस, दालों में आत्मनिर्भरता, 2030-31 उत्पादन क्षेत्रफल प्रसंस्करण। GEI रूल्स 2025, बाध्यकारी GHG तीव्रता कमी लक्ष्य, 4 उद्योग, कार्बन बाजार। जोसेफसन जंक्शन, क्वांटम उपकरण 2025, भौतिकी नोबेल, सुपर कंडक्टिंग क्विबिट्स। गडोले फॉरेस्ट्स, कोकरनाग J&K, कठिन भूतग सुरक्षा अभियान। हैल्यू, कोरियाई लहर, दक्षिण कोरियाई संस्कृति की वैश्विक लोकप्रियता, सॉफ्ट पावर। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप PIG, आधुनिक भारतीय कलाकार समूह 1947, बॉम्बे। कार्बन क्रेडिट, व्यापार योग्य परमिट, 1 टन CO2e उत्सर्जन अधिकार। एमिशन इंटेंसिटी, प्रति इकाई आर्थिक उत्पाद उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैस। डिफैक्टो रिकॉग्निशन। व्यावहारिक जुड़ाव, औपचारिक कानूनी मान्यता के बिना। तो ये था आज का विस्तृत विश्लेषण। की टेकअवेज क्या रही? सरकार कंसल्टेंट्स को लेकर नियम सख्त कर रही है, अकाउंटेबिलिटी और सरकारी क्षमता बढ़ाने पर जोर। एग्रीकल्चर में बड़ा बूस्ट, पीएम धन धान्य योजना और पल्सेस मिशन वैल्यू चेन को सुधारेंगे। बेंगलुरु का ट्रैफिक जाम अनप्लैन्ड अर्बन ग्रोथ का आईना है। इंडिया ने काबुल में एम्बेसी अपग्रेड करके प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी दिखाई। गाजा में पीस प्लान का पहला फेज अग्री हुआ है, पर आगे चुनौतियां हैं। एनवायरनमेंट के लिए लैंडमार्क स्टेप, उद्योगों के लिए बाइंडिंग एमिशन टारगेट्स और कार्बन मार्केट शुरू। फिजिक्स नोबेल ने मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में क्वांटम इफेक्ट्स दिखाकर क्वांटम कंप्यूटिंग का रास्ता खोला। J&K में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए दोहरा चैलेंज, आतंकी खतरा और कठोर मौसम। पाकिस्तान में फोर्स कन्वर्जन का मुद्दा माइनॉरिटीज की दुर्दशा दिखाता है। और कल्चर में हमने मॉडर्न इंडियंस कल्चर की जर्नी और साउथ कोरिया की सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी देखी। और एक फाइनल थॉट, आज हमने कई पॉलिसीज देखी, कंसल्टेंट्स, एमिशंस, एग्री, जो इंटरनल कैपेसिटी और एक्सटर्नल प्रेशर्स जैसे CBAM, सिक्योरिटी थ्रेट्स के बीच बैलेंस साधने की कोशिश कर रही हैं। क्या ये बैलेंस हमेशा नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित को बेस्ट सर्व करता है, या कभी-कभी कॉम्प्रोमाइजेज में लॉन्ग टर्म विजन पीछे छूट जाता है? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। दोस्तों, UPSC का सिलेबस पहाड़ जैसा लग सकता है, पर डरना नहीं। आज का ये विश्लेषण उस पहाड़ पर चढ़ने का एक छोटा मैनेजेबल कदम था। बस रोज कंसिस्टेंटली ये कदम उठाते रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी। इस चर्चा को री-लिसन करें, कॉन्सेप्ट्स कनेक्ट करें। ये नॉलेज सिर्फ एग्जाम नहीं, लाइफ में भी काम आएगी। और हाँ, हमारे YouTube चैनल सुन लो UPSC को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप ₹299 299 की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं या सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। आपका सपोर्ट ही हमें सस्टेनेबल बनाता है और ऐसा क्वालिटी कंटेंट लाते रहने की प्रेरणा देता है। कल फिर मिलेंगे नए विश्लेषण के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।